राजनीति में अक्सर हम बात करते हैं वफादारी की या फिर स्थिरता और एक स्पष्ट विचारधारा की। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत ही साफ सुथरी हों, जैसे इंजीनियरिंग का कोई नक्शा हो जहाँ एक रेखा खींची जाती है, एक मजबूत ढांचा खड़ा किया जाता है और बस वो वहीं टिका रहता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। हम चाहते हैं कि चीजें साफ हों, एक निश्चित श्रेणी में बंटी हों, है ना, ताकि उन्हें समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो सके। हाँ, लेकिन फिर हमारी नज़र 2026 के बिहार पर पड़ती है। एक ऐसा साल जो इस राज्य के इतिहास में एक पूरे युग के अंत का प्रतीक बन गया है। आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, शोध और राजनीतिक विश्लेषण मौजूद हैं, वे उस अहम क्षण की बात कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला लिया गया। सही कहा। और अचानक राजनीति का वो साफ सुथरा इंजीनियरिंग वाला नक्शा पूरी तरह से उलझ जाता है। मतलब हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे हैं जो सच में बेहद जटिल है। और जहां चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। आज की हमारी ये पूरी जो बातचीत है, वो पूरी तरह से उन दस्तावेजों और ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है जो हमारे सामने है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या नेता या विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण था। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा राज्य जो अपनी बेहद जटिल और अस्थिर जातिगत राजनीति के लिए पूरे देश में जाना जाता है, वहाँ एक नेता जो एक ऐसे छोटे से जातीय समूह से आता है जिसकी आबादी पूरे राज्य में सिर्फ 2.8% है, वो कैसे लगातार 2 दशकों तक इस पूरी राजनीतिक जमीन पर हावी रहता है। ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। शपथ ग्रहण समारोह का मेन्यू, टेंट का रंग और कुर्सियों की गिनती तक जुबानी याद हो गई होगी। ये सब आखिर कैसे संभव हुआ? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कोई चमत्कार नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। आज के इस विश्लेषण का मिशन सिर्फ तारीखों या घटनाओं की कोई बोरिंग सूची पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल। हम इन दस्तावेजों के जरिए ये समझेंगे कि ये शासन मॉडल असल में काम कैसे करता था। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये देखेंगे कि राजनीतिक उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल, सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे के विकास की ये इतनी मिलीजुली विरासत कैसी तैयार हुई। तो आइए इस कहानी के उस पहलू से शुरुआत करते हैं जिसे राजनीतिक पंडित द आर्ट ऑफ सर्वाइवल या गठबंधन की राजनीति का मास्टर क्लास कहते हैं। क्योंकि 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का ये जो सफर है वो किसी एक सीधी सड़क या किसी एक विचारधारा के सहारे तय नहीं किया गया। ये पूरी तरह से रणनीतिक बदलावों पर टिका था। दस्तावेज बताते हैं कि इस सफर की शुरुआत 1974 के जेपी आंदोलन से होती है। जी, जहां लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर राजनीतिक जमीन तैयार की गई थी। और ये शुरुआत बहुत अहम है। शुरुआती हार का सामना करने के बाद केंद्रीय मंत्री के रूप में दिल्ली में काम करना और फिर 2005 में वापस आकर 15 साल के लालू राबड़ी युग को समाप्त कर सत्ता में आना, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ था। बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन 2005 के बाद जो हुआ वो राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए एक बहुत ही जटिल केस स्टडी है। केस स्टडी? मुझे तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है या फिर कोई हाई स्टेक्स पिंग पोंग का खेल। मतलब अगर मैं उस टाइमलाइन पर नजर डालूं तो सच में चक्कर आ जाता है। बिल्कुल। 2013 में एनडीए छोड़ना, फिर 2017 में अचानक वापस एनडीए में आ जाना, फिर 2022 में पाला बदलकर महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले जाना। और जैसे इतना काफी नहीं था, 2024 में दोबारा एनडीए में वापसी और अंततः 2025 में एनडीए को ही भारी जीत दिलाकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाना। हाँ, ये तो मुझे पार्क में मौजूद उस सीसों वाले झूले की याद दिलाता है। जरा सोचिए, झूले के एक तरफ बीजेपी का भारी वजन है, दूसरी तरफ आरजेडी का भारी वजन है। दोनों अपने अपने तरीके से बेहद ताकतवर है। सही एनालॉजी है। लेकिन ये नेतृत्व उस बीच वाले फलक्रम या धुरी की तरह बन गया, जिसके बिना न तो कोई ऊपर जा सकता है न नीचे आ सकता।
संतुलन पूरी तरह से उसी एक छोटे से बिंदु के हाथ में है। ये फलक्रम वाली तुलना बहुत ही सटीक है। सत्ता का पूरा खेल उसी धुरी पर टिका रहा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों बड़ी ताकतों को हमेशा उस धुरी की जरूरत महसूस होती रही। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। हम इसे आर्ट ऑफ सर्वाइवल या मास्टर क्लास कह सकते हैं, लेकिन क्या बार बार इस तरह से राजनीतिक गठबंधन बदलना एक नेता की विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है ना? मतलब एक आम मतदाता के नजरिए से देखें तो क्या ये सीधे सीधे राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है, या फिर क्या यही वो चीज है जिसने उन्हें राजनीति का जैसा दस्तावेज कहते हैं अपरिहार्य तीसरा ध्रुव बना दिया, जिसके बिना किसी का काम ही नहीं चल सकता? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। अगर इन ऐतिहासिक विश्लेषणों को गहराई से देखा जाए तो अवसरवादिता और रणनीति के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। नैतिक रूप से ही अवसरवादिता लग सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये एक अचूक रणनीति थी। उन्होंने जो किया वो ये था कि दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और आरजेडी को हमेशा सतर्क और असुरक्षित रखा। अच्छा, किसी को भी हावी नहीं होने दिया, उन्हें किनारे कर सके। उन्होंने सत्ता के संतुलन को हमेशा अपने पक्ष में बनाए रखा। जब एक दल बहुत ताकतवर होने लगता तो वे दूसरे के साथ चले जाते। क्या बात है! ये राजनीति में सर्वाइवल की एक ऐसी अनोखी रणनीति है जो सैद्धांतिक भले ही ना लगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसने लगातार 2 दशकों तक काम किया। ये तो हुई राजनीतिक बिसात की बात, लेकिन सिर्फ गठबंधनों के साथ म्यूजिकल चेयर खेलने से कोई 20 साल तक सत्ता में नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। मतलब आप सिर्फ जोड़ तोड़ से चुनाव दर चुनाव नहीं जीत सकते। जमीन पर भी कुछ ऐसा ठोस काम होना ही चाहिए जो जनता को प्रभावित कर सके। सही कहा। और यहीं से हम उस विकास मॉडल पर आते हैं जिसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे हमें इन दस्तावेजों में दिखाई देते हैं। एक तरफ ईंट पत्थर और दूसरी तरफ संस्थाएं। जब 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ था ना, तो सबसे बड़ी और सबसे डरावनी चुनौती कानून व्यवस्था की थी। उस समय के जो दस्तावेज हैं वे राज्य को अक्सर एक कानून विहीन स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं। अपहरण एक तरह का उद्योग बन चुका था। हाँ, और आंकड़े बताते हैं कि सबसे पहला प्रहार वहीं किया गया। कन्विक्शन रेट्स यानी दोष सिद्धि दर में भारी सुधार किया गया। स्पीडी ट्रायल चलाए गए। विशेष सहायक पुलिस का गठन किया गया जिसमें सेना के रिटायर्ड जवानों को शामिल किया गया, ताकि पुलिस बल की कमी को तुरंत पूरा किया जा सके। बिल्कुल। और एक आंकड़ा जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, आज भारत में सबसे अधिक महिला पुलिस अधिकारी बिहार में है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव था। और इसके साथ ही बुनियादी ढांचे की बात करें तो रातों रात बदलाव दिखने लगे। गड्ढा मुक्त सड़कें बनने लगी, नए पुलों का जाल बिछ गया और विश्व स्तरीय बिहार संग्रहालय जैसी ऐतिहासिक इमारतें खड़ी की गई। यह विकास का वो हिस्सा था जो आंखों से दिखता था, मतलब दृश्यमान प्रभाव। एक ऐसा राज्य जहां बुनियादी ढांचा लगभग नदारद था, वहां चिकनी सड़कें और नए पुल सीधे लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। हाँ, लोगों को लगा कि कुछ तो हो रहा है। इससे यह संदेश गया कि स्टेट की वापसी हो गई है। लेकिन इन शोध पत्रों में एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट आलोचना भी दर्ज है। जी हाँ, और वो आलोचना इस बात पर है कि पूरा ध्यान ईंट गारे पर, यानी सिर्फ इमारतें खड़ी करने पर ही लगा दिया गया, लेकिन उन इमारतों के अंदर क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब इसे ऐसे समझिए, अस्पतालों की शानदार इमारतें तो बन गई, लेकिन उनमें काम करने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। स्कूलों के शानदार भवन बन गए, लेकिन वहां पढ़ाई के मॉडल को लागू करने में विफलता हाथ लगी। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने एक बेहद शानदार और महंगा कंप्यूटर हार्डवेयर तो बना दिया हो। स्क्रीन बहुत चमक रही है, कीबोर्ड बहुत शानदार है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हाँ, काम करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यानी डॉक्टर और शिक्षक इंस्टॉल ही नहीं किए गए। बिना सॉफ्टवेयर के वो चमचमाती मशीन किस काम की? सही बात है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर इमारतें थी पर डॉक्टर नहीं थे, अगर स्कूल थे पर अच्छी पढ़ाई नहीं थी, तो फिर जनता बार बार वोट क्यों दे रही थी? क्या मतदाता सिर्फ खाली ईंट पत्थर देखकर खुश हो रहे थे? इसमें तो कोई तर्क ही नजर नहीं आता। क्या सिर्फ एक खाली इमारत किसी नेतृत्व की विरासत तय कर सकती है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और यही हमारे विश्लेषण का सबसे अहम मोड़ है। अच्छा। दृश्यमान प्रभाव और दीर्घकालिक संस्थागत उत्कृष्टता के बीच का यह अंतर इस पूरी राजनीतिक विरासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इमारतें बनाना आसान है, टेंडर पास करो और ठेकेदार भवन बना देगा। हाँ, वो तो पैसे का खेल है।
लेकिन एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जो दशकों तक बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के उत्कृष्ट रूप से काम करे, जैसे कोई शानदार अस्पताल या स्कूल, वो बहुत कठिन है। बिल्कुल। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि अगर संस्थाएं काम नहीं कर रही थीं, तो लोग वोट क्यों दे रहे थे, इसका जवाब हमें उनकी सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की नीतियों में मिलता है, जिसे शोधकर्ता एक खामोश क्रांति कहते हैं। खामोश क्रांति। जी, यहीं पर उस 2.8% वोट बेस वाले रहस्य से भी पर्दा उठता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को समझते हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को 20 साल तक हैक करके रखा। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग और दलितों के लिए कोटे के भीतर कोटा के विचार को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसका बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया। और इस कोटे के भीतर कोटा रणनीति को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? पहले पिछड़े वर्गों का एक बड़ा समूह होता था। इस शासन मॉडल ने क्या किया कि उस बड़े समूह के अंदर जो जातियां सबसे ज्यादा हाशिए पर थीं, जो सबसे ज्यादा कमजोर थीं, उन्हें अति पिछड़ा और महादलित की एक अलग श्रेणी में डाल दिया। अच्छा, एक नया ही वर्ग बना दिया। बिल्कुल। और उनके लिए अलग से आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं सुनिश्चित की। मतलब उन्होंने बड़े वोट बैंकों को छोटे छोटे लेकिन बेहद वफादार समूहों में तोड़ दिया। साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी लक्षित कल्याणकारी नीतियों के जरिए उन्होंने एक ऐसा विशाल मतदाता वर्ग तैयार कर लिया जो सीधे तौर पर उन पर निर्भर था। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, वो था जेंडर बेस्ड पॉलिसी, यानी लैंगिक आधार पर नीतियां बनाना। हम 2006 की बात कर रहे हैं, जब वो पहले नेता बने जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। 50%? सोचिए, आधी सत्ता सीधे महिलाओं के हाथ में दे दी गई। इसके बाद पुलिस और सरकारी नौकरियों में 35% कोटा दिया गया। और जीविका योजना, इसे तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दस्तावेजों का कहना है कि इस एक योजना ने लगभग 1.8 करोड़ महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। ये बहुत बड़ा नंबर है। हम यहाँ सिर्फ स्वयं सहायता समूहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की। जरा सोचिए, जब एक महिला के हाथ में खुद का कमाया हुआ पैसा आता है तो वो पितृसत्तात्मक ढांचे से आजाद होने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले वोटिंग के दिन घर का पुरुष मुखिया बताता था कि किस पार्टी को वोट देना है और घर की महिलाएं वहीं मोहर लगा आती थीं। लेकिन इस वित्तीय आजादी ने महिलाओं को खुद से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने एक तरह से जाति और धर्म की उन सदियों पुरानी सीमाओं को पार करके महिला नाम का एक बिल्कुल नया, स्वतंत्र और वफादार वोट बैंक ही तैयार कर दिया। ये सिर्फ चुनाव जीतने का कोई पारंपरिक तरीका नहीं था, ये तो सीधे सीधे खेल के नियम बदल देने जैसा था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि एक ऐसा नेता जिसके पास अपनी जाति का कोई बहुत बड़ा संख्या बल नहीं था, वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। हाँ, अब गणित समझ में आ रहा है। ये नीतियां सिर्फ खोखले चुनावी वादे नहीं थे। जब लाखों महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाता है, जब पंचायतों में उन्हें सत्ता सौंपी जाती है, तो समाज के बुनियादी ढांचे में एक बहुत गहरा बदलाव होता है। बिल्कुल। यही वो खामोश क्रांति थी जो हर चुनाव में उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करती रही। भले ही अस्पताल में डॉक्टर ना हो, लेकिन अगर किसी गरीब महिला की बेटी साइकिल पर स्कूल जा रही है और उस महिला के पास जीविका योजना से कमाए हुए पैसे हैं, तो वो वोट उसी फलक्रम को देगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अब जब ये राजनीतिक सफर 2026 में मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राज्यसभा की तरफ मुड़ गया है, तो इतिहास इस पूरी दास्तान का मूल्यांकन कैसे करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इन दस्तावेजों में बिहार के कुछ बहुत बड़े दिग्गजों के साथ इस दौर की तुलना की गई है। ऐतिहासिक तुलनाएं हमेशा चीजों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। इन दस्तावेजों में पहली तुलना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से की गई है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें बिहार के औद्योगिक और शैक्षणिक स्वर्ण युग का श्रेय दिया जाता है। उनके समय में बड़े बड़े कारखाने और विश्वविद्यालय बने। उनकी तुलना में इस हालिया 20 साल के कार्यकाल को अक्सर बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक्स तक ही सीमित माना जाता है, जैसे सड़क, बिजली और पानी। और दूसरी तुलना है कर्पूरी ठाकुर से। ठाकुर सामाजिक न्याय के असली प्रणेता और दूरदर्शी थे, जबकि इन शोध पत्रों के अनुसार इस 20 साल के नेतृत्व को उस सामाजिक न्याय को सफलतापूर्वक लागू करने और संस्थागत करने वाले के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। मतलब कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था,
उसे इन्होंने जमीन पर एक सिस्टम का रूप दे दिया। लेकिन आलोचक एक बहुत बड़ी चूक की तरफ भी बार बार इशारा करते हैं। और ये एक ऐसी चूक है जिसने शायद इस विरासत को महान बनने से रोक दिया। आप समान स्कूल प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम वाली बात कर रहे हैं ना? जी। जरा इसे विस्तार से समझते हैं। इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? समान स्कूल प्रणाली एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। जरा सोचिए, एक ऐसे सिस्टम की जहां एक अमीर उद्योगपति का बच्चा और एक दिहाड़ी मजदूर का बच्चा दोनों कानूनन एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ने के लिए बाध्य हों। ओहो, ये तो बहुत बड़ा कदम होता। कई आलोचकों और शिक्षाविदों का मानना है कि यदि इस प्रणाली को लागू करने की हिम्मत दिखाई गई होती तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती। वो कैसे? क्योंकि जब समाज के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वे लोग मजबूर होकर उस स्कूल की गुणवत्ता सुधारने का दबाव बनाएंगे। तब कोई भी स्कूल बिना शिक्षकों के नहीं चल सकता था। हो, अब समझ में आया। ये तो सीधे उस सॉफ्टवेयर वाले हिस्से को ठीक करने का मास्टर प्लान था। बिल्कुल। लेकिन शायद कुलीन वर्ग के राजनीतिक दबाव के कारण इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। तो क्या हम इस पूरी चर्चा को ऐसे सारांशित कर सकते हैं कि समाजवादी विचारकों के नजरिए से इस नेतृत्व ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर दोनों की ही कुछ कुछ खूबियों को मिलाया, तो जरूर बुनियादी ढांचा भी दिया और सामाजिक न्याय भी, लेकिन वो उस पुराने स्वर्ण युग को पूरी तरह वापस लाने से चूक गए। ये है इस पूरे दस्तावेज का एक बहुत ही संतुलित और निष्पक्ष आकलन है। अगर हम इस पूरे 20 साल के दौर को पीछे मुड़कर देखें तो ये कार्यकाल मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए याद रखा जाएगा। कौन सी 2 चीजें? पहला, एक बेहद अराजक और अस्थिर राज्य को एक तरह की जीवनदायिनी स्थिरता प्रदान करना, और दूसरा, समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं और अति पिछड़ों को सशक्त बनाना। हालांकि सत्ता में बने रहने के लिए बार बार पाला बदलने की राजनीतिक अवसरवादियता और मजबूत संस्थागत निर्माण में विफलता के दाग इस विरासत पर हमेशा मौजूद रहेंगे। इतिहास शायद उन्हें एक पूर्ण आदर्शवादी के रूप में नहीं बल्कि एक बेहद व्यवहारिक सर्वाइवर के रूप में देखेगा, जिसने अपने समय के हर तूफान का सामना किया। और यही बात इस पूरे गहन विश्लेषण को सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। मतलब, एक सफल नेतृत्व को आखिर कैसे मापा जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। क्या यह केवल राजनीतिक शतरंज पर 20 सालों तक राजा बनने रहने की कला के बारे में है, या फिर उन भौतिक संरचनाओं, ईंट पत्थर और पुलों के निर्माण के बारे में, या फिर उन नीतियों के बारे में जैसे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जो एक समाज की दिशा और दशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है? सूचना के इस दौर में ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि हमें नेताओं का मूल्यांकन सिर्फ उनके भाषणों से नहीं बल्कि उनके द्वारा पीछे छोड़े गए संस्थागत ढांचे की मजबूती और समाज में आए जमीनी बदलाव से करना चाहिए। एकदम सही। असली विरासत वो नहीं है जो किसी नेता के सत्ता में रहते हुए दिखाई देती है, बल्कि असली विरासत वो है जो उस नेता के चले जाने के बाद भी समाज को मजबूती देती रहे। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं चाहूंगी कि इस चर्चा को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करें जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के तथ्यों से ही उभर कर सामने आता है, लेकिन जिसका जवाब अभी भविष्य के घर में छिपा है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे पिछले 2 दशकों में ये नेतृत्व उस सीसॉ के बीच एक अपरिहार्य तीसरे ध्रुव या एक फलक्रम की तरह काम करता रहा। एक ऐसा बिंदु जिसने बाकी सभी विशाल राजनीतिक ताकतों को एक बहुत ही नाजुक संतुलन में बांध कर रखा। सही बात है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब किसी राज्य का पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी पूरा इकोसिस्टम लगातार 20 सालों तक केवल एक ही अपरिहार्य व्यक्ति के इर्द गिर्द संतुलित रहा हो, पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ उसी एक धुरी पर घूमना जानती हो, तो 2026 में उस व्यक्ति के इस रोजमर्रा के समीकरण से पूरी तरह बाहर हो जाने के बाद क्या होगा? ये बहुत ही डरावना और दिलचस्प सवाल है। क्या वो 20 साल पुराना संतुलन बिना उस मुख्य धुरी के बना रह पाएगा, या फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम जो सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बुना गया था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिसका जवाब दस्तावेजों में नहीं बल्कि आने वाले